ये तीनों लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि, बसी है गंगा के रम्य तट पर। या ब्रह्म सुत शंकर प्रभृतवि देवै सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषयाड्यापहा। तो ये तो सब जानते। इसको जब आप हारमोनियम में सरगम बजाएंगे तो ये धुन कैसे निकलेगा? फिर गम भगम रे ग सा रे नी ध प ध प पद सा रे गम ग गम बद नि ध प ध म पद ध सा रे गम ग रे ग सा ध रे सा नि ध प म ग रे सा। मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी, हमारा कुलगीत था। वहां से दिल्ली तक का जो सफर रहा है, वो अब तक की जर्नी, अतरवलिया। अतरवलिया, कैसा रहा मनोज जी? थोड़ा बताइए जरा, बचपन से लेकर कुछ जो यादें आपको ध्यान में आती हो जब वहां से निकले आप पहली बार गांव से। ये तो आप बहुत दूर ले जा रहे हैं मुझे। अतरवलिया तो हमारा धड़कन है, इमोशंस हैं। और मैं जब कभी खेत में खड़ा होता हूँ कहीं देश में, तो मुझे मेरे गांव की खुशबू आती है। गेहूं का खेत हो, अभी मैं कुछ दिन पहले, इस साल 2026 का पहला दिन मैं कानपुर के पास था, तो सरसों के खेत में चला गया। अगर मैं गाड़ी से जा रहा हूँ और मुझे खेत दिख जाए ना और टाइम है तो मैं जरूर रुकूंगा महसूस करने के लिए कि हाँ, गांव की जो मिट्टी की खुशबू है वो किस तरह होती है। देखो जो गांव में रहा है ना, खेत उससे बतियाते हैं। अब ये फीलिंग एक बहुत डिफरेंट फीलिंग है। अगर आपको रास्ता याद है जिसमें खेत से आप जाते थे, उन खेत जब कट जाते हैं, पगडंडियों पर चलना। पगडंडियों के अलावे खेत में जब पौधा कटता है फसल, तो तिखे मतलब बीच से जो बीच रास्ता से रास्ता निकलता है निकलता ना, है, हाँ। चलते चलते जो वो सफेद दिखने लगती है, एक रास्ता दिखने लगता है, एक लकीर खिंच जाती है अलग लकीर सी खिंच जाती है, उस पे कभी आप नंगे पैर चले हो? पगडंडी जिनको हम बोलते हैं। हाँ, पगडंडी तो वो हो गई जो मेड़ है। अच्छा। एक खेतों के बीच से रास्ता निकल जाता है, वो पगडंडी उसको नहीं कहेंगे। वो तो खेतों के बीच से जा रहे हैं आप। उस टेम्पररी होती है, क्योंकि जैसे ही खेत हाँ, जोत लेते हैं तो जुतेगा, हट जाएगा। सिंचाई होगा, हट जाएगा, हाँ, फिर कटेगा तो फिर बन फिर जाता है। बन जाएगा। वो बहुत कमाल का है। तो गांव तो हमें भूल ही नहीं सकता। मेरे घर में भी गांव है, अतरवलिया है। मेरा जो घर है ना, जैसे हम इस कमरे में बैठे हैं तो इसका नाम कश्मीर है। एक रणथंभौर है, एक एक मुंबई सेवा भी है। निकेतन, मुंबई भी है, लोखंड वाला भी है। लोकल वाले भी है। उसकी कहानी भी जानेंगे मनोज जी। तो गांव एक यहाँ पेड़ के नीचे, हम उसको तरवलिया बोलते हैं। किसी को बोलेंगे जितेंद्र भाई आए तरवलिया बिठा के रखना इनको, तो आपको वहीं बिठाएगा। मगर ये बड़ा सौभाग्य है कि आपको गांव में रहने को मिला हो। यहाँ तो लोग 1 घंटा बिजली कट जाए तो इतनी गालियां देंगे लोग, और हम लोगों को बिजली ही नहीं कट देते थे, नहीं खंभा ही नहीं था। थी ही नहीं बिजली। हम खंभा लाने के लिए भी हम प्रयास किए हैं, तब मेरे गांव में बिजली आई है। हमारे गांव के एक वीरेंद्र तिवारी हैं, वैसे उनके रिश्ते में हम चाचा लगते हैं, लेकिन वीरेंद्र पॉलिटिकली थोड़ा अवेयर रहते हैं। तो विधायक कौन है, सांसद कौन है, उससे बातचीत करना है। और हमको बोलते थे भाई चाचा यहाँ फोन कर दा, तई कमुआ हो जाई। तो ऐसे कर करके, क्योंकि मैं सिंगर हो गया था तो समाज में लोग जानते थे। मैं सिंगर के नाते भी बहुत काम किया हूँ गांव में। बिल्कुल बिल्कुल। पावर ग्रिड है हमारे गांव में, पावर ग्रिड। मनोज जी, आपने जिक्र किया कि आपके कहने पर लाइट वहां पर आई।
बचपन से लेकर हम्म। जब वो लाइट आई, कितने साल तक उस गांव में लाइट नहीं थी, आपने देखा? ये लाइट तब आई जब मैं 26 साल का हो गया था। यानी कि 26 साल तक की उम्र तक आपके गांव में बिजली नहीं पहुंची थी। लालटेन, उसका शीशा शीशा साफ शाम को करना, साफ तेल करना, डालना, उसमें बत्ती बनाना उसकी। किरासन तेल डालना, उसकी बत्ती वो बनाना। भी यादें हैं मनोज जी एक। कभी कभी लालटेन का शीशा फूट जाता था तो उसमें कपड़ा से कैसे उसको ढक के रखना है, सब काम किए हैं जितेंद्र भाई। इसीलिए तो आज मनोज तिवारी इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जो किसी काम को छोटा नहीं समझे और मेहनत की, अपने बूते पर यहाँ पहुंचे हैं। हाँ, काम को कभी छोटा नहीं समझे। हम्म, हम तो वो भी काम करते थे कि जब पढ़ते थे इंटरमीडिएट में बनारस में, तो हमारे घर के बगल में एक थोड़ा सा अच्छा मध्यम वर्गीय परिवार था, तो उनका सामान उमान स्टेशन स्टेशन पहुंचा दिया करते थे। तो उसके बदले वो हम लोगों को पैसे में नहीं, कभी खाना खिला देते थे, कभी बनारस की बहुत सारी यादें हैं, मैं भी थोड़ा सा लेके आया हूँ जरा। सुन के ही आपको मैं देख रहा हूँ कि बहुत मन भरा है आपका वो सब यादें सुनते ही। अच्छे लोग थे, अच्छे लोग मिले जीवन में, और तभी ये समझ में आया कि आप हेल्पिंग नेचर रखो तो आपको सपोर्ट करने के लिए लोग खड़े रहते हैं। कहते हैं ना कि कभी किसी का, जो इंसान अच्छा करता है कभी उसको कोई बुरा नहीं करता। हो भी जाता होगा, हमारे साथ तो ज्यादातर नहीं हुआ, सब अच्छे अच्छे लोग मिले। अच्छे रिलेशन संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात, तो ये तो निश्चित रूप से सही है। लेकिन जो आपने कहा ना, काम को छोटा नहीं समझना है। कई तरह की कई तरह के रिटर्न आते हैं। कभी आपको ऐसे लोगों के साथ कुछ काम कर दिए कि वो समय पे आपके साथ खड़ा है, वो भी एक बहुत बड़ी कमाई है। और एक होता है कि हमने काम किया, हमें मजदूरी दे दो, वो भी होता है। किसी के ड्राइविंग भी कर लेते थे हम पार्ट पार्ट टाइम। रोटियां भी बनाई हैं आपने हाँ, आश्रम वगैरह में। ऐसे मठ में वहाँ पे? मनोज जी, बनारस पे ही मैं आना चाहूंगा क्योंकि बनारस में आपने लंबा समय बिताया है। अतरवली से जब निकले पढ़ाई करते हुए, और उसके बाद बनारस आपका एक बड़ी जगह पर आना हुआ उधर, बहुत वहाँ पे संघर्ष किया आपने बनारस में। बनारस से क्या यादें आती जुड़ के? मठ आते हैं, जब बीएचयू में आप पढ़े हैं वहाँ पर, लंबा समय आपने बनारस में ही बिताया है। आज तो बनारस की रंगत रंगत जो है वो कुछ अलग नजर आती है। ये बनारस से किस मठों तरह? का जो संपर्क है हमसे, वो मेरे माता पिताजी के समय से है। मेरे पिताजी बहुत जो छोटे छोटे मठ मंदिर होते थे ना, उसमें वो बहुत जुड़ते थे। हम लोग धर्मशाला संस्कृति से पले बढ़े हैं। हमारे माता पिताजी जब आते थे बनारस गंगा जी नहाने, या कुछ मकर संक्रांति नहाने, या एकादशी नहाने, तो वो लोग होटल में नहीं रुकते थे, धर्मशाला में रुकते धर्मशालाओं में थे। रुकते थे। हाँ। पहले तो जो लोग आते भी थे मनोज जी, वो क्योंकि वो कहते थे कि वहाँ रह के हम संगीत में जुड़ेंगे, अध्यात्म से जुड़ेंगे, होटल में रह के तो काम हो नहीं पाता था। तो हम उसी कल्चर के हम हैं, उसी संस्कृति से हम लोगों का जन्म हुआ, तो जीवन में उसके प्रति सम्मान भी रहा, आज भी बढ़ा ही है, कम नहीं हुआ है। मनोज जी, आपके पिताजी भी शास्त्रीय संगीत के में गायक थे वो भी, और पहलवान भी थे। हाँ। पहलवान भी थे। संगीत और संगम का ये जो मिलन था, किस तरह से आपको नई सीख दे गया जीवन में? वैसे संगीत और स्पोर्ट्स का अच्छा तालमेल रहता है। हमेशा जो स्पोर्ट्स पर्सन होगा ना, वो संगीत उसको पसंद आएगा, वो संगीत में कुछ ना कुछ होगा। अ, खेल तो शरीर को चुस्त रखता है, संगीत दिमाग को चुस्त रखता हाँ, है। स्ट्रेस बस्टर भी है, ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए।
आज भी हमारे पिताजी को जब मैं याद करता हूँ तो उन्होंने मुझे जीवन में एक माँ सरस्वती का, शारदा का अ, गीत का एक सरगम सिखाया था। अब आप सोचिए वो 83 में हमें छोड़ चले गए थे। बहुत जल्दी आपके हाँ। जीवन से चले गए थे वो। हमें वो याद है, जो उन्होंने सिखाया था। सरस्वती वंदना है ना? या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या पद्मा, या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृतवि देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषयाड्यापहा। तो ये तो सब जानते। इसको जब आप हारमोनियम में सरगम बजाएंगे तो ये धुन कैसे निकलेगा? रे ग म प ग म रे ग सा रे नी ध प ध प प ध सा रे ग म ग ग म प ध नि ध प ध म प ध ध सा रे ग म ग रे ग सा ध रे सा नि ध प म ग रे सा निःशेषयाड्या। तो मतलब ये ये पहली सरगम है जो आपके पिताजी ने पिताजी आपको, ने हमें सिखाई। देखिए 83 की ये सरगम बता रहे हैं मनोज जी, 83 में, बताया तो मुझे 82 में था। 82 में था, मतलब 40 साल के लगभग हो गया। हाँ, 40 साल पुरानी मतलब सरगम, आप समझिए 82 में हम 10-11 साल के थे। 42 साल हो गए करीब करीब। 42 साल पहले की पिताजी की दी गई वो सरगम मनोज तिवारी को आज भी इतने तरीके से याद है कि एक-एक जो नोट्स पड़े हैं जिसको हम जानते हैं संगीत की भाषा में, इतने शानदार तरीके से गाया है। और देखिए मुझे लगता है ना कि मनोज जी, चूँकि मैं भी अब लंबे समय से आपको जानता हूँ, कभी आपने ये सरगम सुनाई होगी किसी को? नहीं, नहीं, नहीं सुनाया नहीं, ऐसा बात ही नहीं आया। दर द द दा र र दा र दा ध ध र दा। बेसिकली क्या है जितेंद्र भाई, मैं ये जब गाता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरे पिताजी से मेरा मुलाकात होती है। इंटरेक्शन हो जाता है। संगीत के रूप में आपके साथ हमेशा से रहते हैं वो। वो लगता है कि अपने पेट पे सुलाए हुए हैं और गा रहे हैं। आगे बढ़ना है। हाँ, जीवन का नाम आगे बढ़ना है। मनोज जी, चूँकि हमने बनारस की बात छेड़ी थी, बनारस का आपने ज़िक्र किया, बनारस वाले बहुत लंबा समय बिताया है। चाहे वो बीएचयू की बात कर लें या गंगा के घाटों की बात कर लें, आपने बताया कि मठों में जाकर आपने सेवा भी करी है वहाँ पे। सेवा ही कहूँगा उसको मैं, ये नहीं कहूँगा कि रोटी बनाई है तो आपने कुछ वहाँ पे पैसे के लिए कुछ किया है, लेकिन वो सेवा की आपने। तो सेवा थी, बनारस को किस तरह उसके देख, बदले खाना मिल जाता था। वो देखिए हालात इंसान के हर बहुत कुछ। जगह आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना ही चाहिए ना भाई, तो हमने भी किया था। आपको लगता है कि पिताजी की दी हुई सीख जो अनुशासन था, वो संगीतज्ञ भी थे, पहलवान भी थे, उनकी जो सीख आपको दी हुई थी जीवन में आपके आज तक काम आ रही है? बहुत, बहुत काम आती है। थोड़ा 1-2 एग्ज़ाम्पल बताइए किस तरीके से आप उनका अनुसरण करते हैं? जैसे पिताजी का एक स्वभाव था कि वो सहायता के लिए कोई आता था ना, तो वो कोशिश करते थे कि उसकी सहायता हो। वो अपन से भी थोड़ा बहुत हो ही जाता है, या नहीं होता है तो तुरंत याद आता है, तुम्हारे पिताजी तो ऐसे नहीं थे। यू हैव टू बिकम लाइक योर फादर। इवन मेरी माता जी, घर पे कोई आ गया ना, वो भले अपने पास नहीं है लेकिन उसको सहायता होनी चाहिए। सहायता होनी चाहिए। मैं मिला, मुलाकात की है मैंने माताजी से, जी। कई बार मुलाकात हुई है आपके घर पे ही। और पिताजी जस्टिस करते थे हमारे। वो हमारे पिताजी न्याय के समर्थक थे। जैसे गाँव में कुछ होता था ना, हाँ, गलत नहीं होना चाहिए। गलत किसी के साथ हो तो खड़ा भी रहना है। चिंता मत करो हम बानी। तो वो हमारे पिताजी का वो सब चीज़ है जो कहीं न कहीं हमें आज इस कितनी बड़ी दुनिया में हम तैर रहे हैं, समंदर है। पता भी नहीं चलता है कौन अपना है, कौन पराया है, कौन घात करने वाला है, कौन सहायता करके चला जाएगा। तो हर तरह के लोग मिलते हैं, आज भी। बस वो थोड़ा-सा पहचानते रहते हैं, कोशिश करते हैं।
लेकिन पिताजी ने सिखाया है कि नहीं, विश्वास करना है, भले विश्वासघात होगा, विश्वास करना है। अपने आप को दिखाना इस तरीके से। हाँ, मनोज जी, संगीत से क्योंकि आपका बहुत जुड़ाव रहा है, क्या संगीत की प्रेरणा पिताजी से ही मिली या बनारस आके आपके मन में जिज्ञासा जागी कि नहीं, मुझे अब संगीत के क्षेत्र में आगे जाना है? पिताजी से ही, पिताजी से ही। और वही यात्रा चल रही है। हालाँकि पिताजी शास्त्रीय संगीत के गायक थे, मैं तो वो नहीं सीखा, तो मैंने लोक संगीत को अपना आपने लोक संगीत को इतना आगे बढ़ाया है मनोज जी, जिसका कोई मुकाबला नहीं है। वो महसूस होने लगा था, जब मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ता था, तो मैं देख सोचता था कि भई अपने लोक संगीत को उठाओगे तो तुम भी उठ सकते हो। तो वही हुआ मेरे साथ। और इसलिए मैं सबको दुनिया भर को बोलना चाहता हूँ कि आप कितने भी किसी विषय में विद्वान हैं, या तो अपनी लोक संस्कृति को लोक संगीत को सम्मान दो। अगर उसमें आपका कुछ योगदान हो सकता है तो योगदान दो, अगर कुछ नहीं हो सकता है तो सुनो जरूर। सुनो ज़रूर, हाँ। क्योंकि सुनना ज़रूरी है। नहीं तो देखो, हर पतंग किसी डोर से जुड़ी होती है, और वो लपेटी जाती क्या है। है उसको चरखी, पलीता चरखी, चरखी, चरखी। चरखी। तो आप किसी न किसी चरखी से जुड़े हो, तभी उड़ान भरोगे। कभी-कभी कट भी जाती है। और जी बीएचयू में आप लंबे समय तक रहे, पढ़ाई की वहाँ से आपने और बीएचयू को किस तरह याद करते हैं आज? बेस्ट टाइम। बहुत अच्छा। ओहो! वो हॉस्टल की ज़िंदगी, वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, क्रिकेट टीम में सिलेक्शन, सिलेक्शन के लिए मारा-मारी खूब रहती थी। मारामारी। मारामारी मतलब मारामारी नहीं, मारामारी मतलब संघर्ष चल रहा है। हाँ, कितना सबसे ज़्यादा खून तभी जला है, जब सिलेक्शन हो रहा था। तो इसलिए तो हम लोग उस स्कूल वाले नहीं हैं कि कोशिश की और माता-पिता ने सब दिलवा दिया। हम जब कोशिश किए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी। एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ा, तब मिला सब कुछ। बीएचयू में एडमिशन को लेकर भी आपने बड़ा संघर्ष किया है। हमने गाँव में आपने कई बार किस्सों में कहा भी अपने बात अभी बातों में बताया भी है कि चाहे स्कूल में पैदल जाना हो नंगे पैर कई-कई किलोमीटर तक, बीएचयू तक में सफ़र कैसे तय किया मनोज जी आपने? हाँ, मैं गाँव से रोज़ 8 किलोमीटर चल के पढ़ाई करता था। अगर आज की डेट में किसी को बोला जाए 4 किलोमीटर स्कूल तक तो जाना था और आना था। साइकिल थी नहीं, रास्ता भी नहीं था। वो छोटी-सी पानी बहता है ना, उसको हम लोग बाहा बोलते हैं। तो उसके किनारे-किनारे किनारे-किनारे जाना चलते होता हुए। था। हाँ। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जब हम आए ना, तो देखिए मैं 6th 7th क्लास तक पढ़ने में बहुत अच्छा था। उसके बाद मुझे क्रिकेट और सिनेमा का चस्का लग गया। जो दोनों आज तक कायम है। हाँ, वो तो चस्का लगा तो पढ़ाई थोड़ी-सी डिस्टर्ब हुई, मगर मैं नकल कभी नहीं किया। जितना जितना पढ़ खुद से सके। कर सकते थे उतना किया। हम भले सेकंड डिवीज़न पास हुए हाई स्कूल, लेकिन हम जितना जानते थे उतने ही में पास हुए। उस टाइम के सेकंड डिवीज़न भी आज की फर्स्ट डिवीज़न से कहीं ज़्यादा थी मनोज हाँ, वो जी। सही कर रहे हैं। 56.6% नंबर था। हाँ, 60 पे तो फर्स्ट हो जाती थी। हाँ, 60% में फर्स्ट फर्स्ट डिवीज़न हो था। जाती थी। और इंटरमीडिएट फिर बनारस आ गए। हाई स्कूल के बाद में बिहार से यूपी आ गया, काशी। जबकि मेरा जन्म काशीए में हुआ, अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में, कबीर चौरा अस्पताल में। और इंटरमीडिएट फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री में किया हमने। पता नहीं क्यों पढ़ रहे थे। अब समझ में नहीं आता अच्छा क्यों पढ़ ये रहे थे। मन में ख़्याल आता क्यों पढ़ रहे थे हम हाँ, वो? नहीं मैं सबसे बोलना चाहता हूँ, अगर आप हमें सुन रहे हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ना दोस्तों। प्लानिंग से पढ़ना। बायोलॉजी पढ़नी है तो फ्यूचर कुछ है तभी पढ़ो, नहीं तो लिटरेचर में कुछ और ले लो। मैथ्स में अच्छे हो तो वहाँ चले जाओ। अब हम बताइए, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री पढ़ रहे थे हम। मन ही नहीं लग रहा था फिर भी पढ़ रहे थे। खाली बस
सुने थे चारों तरफ से कि साइंस में पढ़ रहे, साइंस पढ़ रहे हैं। अरे आप पहले तो साइंस होता पढ़ भी था ना कि अरे साइंस ले रखा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर हाँ, बनेगा। तो अब बहुत अफ़सोस होता है, टाइम वेस्ट हो गया। बहरहाल उसमें भी पास हो गए। फिर ग्रेजुएशन में चले गए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, तब कॉम्पिटिशन हो गया था, टेस्ट एंट्रेंस टेस्ट था। बीएचयू जाने का क्यों मन में ठाना था आपने? क्या क्रिकेट के लिए गए थे? बीएचयू में मेरे भैया पढ़ते थे, वो इंजीनियरिंग पढ़ते थे वहाँ से। फिर बीएचयू बहुत हमारे क्षेत्र का माना हुआ संस्थान है, बहुत मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित। और हाँ, हाँ, वो कैम्ब्रिज था हमारे तरफ का, आज भी है। अभी मैं 10 दिन पहले वहाँ के वीसी महोदय से मिला, बहुत अच्छे वीसी आए हैं अभी। तो वो भी एक महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की कृति, मधुर मनोहर अतीव सुंदर ये सर्व विद्या की राजधानी राजधानी, हमारा कुलगीत था। ये तीनों लोकों से न्यारी काशी, सुज्ञान धर्म और सत्य राशि, बसी है गंगा के रम्य तट पर, ये विश्वविद्या की राजधानी राजधानी। मतलब विद्या की राजधानी ही उनको उन्होंने शब्दों पे रो दिया। भटनागर सर ने इसको लिखा। ही वाज प्रोफेसर ऑफ साइंस और पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने लिखवाया। तो वो आज भी हर बच्चे के कुलगीत उसके स्मरण में होता है। तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एडमिशन हो गया। एंट्रेंस टेस्ट पहला जब शुरू हुआ उसी का मैं बैच हूँ, उसके पहले नंबर पे होते थे। क्या पढ़ाई की बीएचयू से आपने? मतलब मैं बीएचयू से हिस्ट्री ऑनर्स में ग्रेजुएट हुआ, पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी हमारा सब्जेक्ट था। ये हमको काम दिया, आज तक काम दे रहा है। आज तक काम दे रहा है, जबकि तब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। लेकिन क्रिकेट में जाने के लिए आपने कुछ और जुगत लगाई थी। जुगत क्या लगाई थी? बीपीएड शायद किया था आपने। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं थी। वो तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने आगे, चूंकि क्रिकेट में इतना शौक हो गया, यूनिवर्सिटी क्रिकेट टीम में आ गए, तो फिर मैंने बीपीएड किया कि अब मैं क्रिकेट में ही किसी स्पोर्ट्स में कोच बनूंगा। अच्छा, कोच बनने की भी सोची थी? हाँ, कोच की ही पढ़ाई है बीपीएड और एमपीएड। तो मैं बेसिकली मैं स्पोर्ट्स टीचर हूँ, ग्रेजुएट हिस्ट्री में हुआ, लेकिन मैं उसका लाभ तो नहीं लिया। तो बीपीएड एमपीएड होऊंगा तो टीचर लग जाऊंगा, जैसे बीएड होता है वैसे बीपीएड होता है। क्योंकि पहले था कि हाँ भाई कहीं सरकारी नौकरी लग जाए, कुछ अपना काम स्टार्ट हो जाए, पैसे का इंतजाम हो जाए। हाँ, वो धारणा वो थी। वो जहन में रहा होगा कहीं ना कहीं।